नमस्कार, सक्षम एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोअर पीसीएस का पेपर नंबर 22 के मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमित है, ठीक है। अमित ने क्या कहा कि उसका पुत्र, यानी कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति होगा, ये वृद्ध व्यक्ति है, उसका जो पुत्र है वो क्या है, मेरे पुत्र का चाचा है। ये चाचा है मेरे पुत्र का, यानी कि कोई ये व्यक्ति होगा, इसके पुत्र का चाचा है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये इसके पुत्र का चाचा है, ठीक है। तो क्या बोला गया, तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर अमित कौन है, ये अमित है, ठीक है। अमित यहाँ पर ये अमित है, अमित के पुत्र का चाचा है। तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर अमित के भाई का पिता है वृद्ध, यानी कि अमित का पिता है वृद्ध व्यक्ति, तो उसका क्या है, पिता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर इसको अल्टरनेटिव में देखेंगे, यानी कि एक को छोड़ के देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 3 के बाद आ रहा है 6 के बाद आया 9 के बाद आया 12। तो यानी कि यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है ये 3 जोड़ के बन रही है, ठीक है। तो 12 के बाद इधर कहीं जो है 12 और 3 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 5 के बाद यहाँ पर 11 है, 5 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाता है, ठीक है। 11 में फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 में फिर 6 जोड़ेंगे, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23। तो 23 जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर बीच में 60 है, यहाँ पर 1 3 4 और 5 है। अगर हम इन चारों को, यानी कि 1 3 4 और 5 और यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 एकम 3 12, 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, 12 5 60, यानी कि इन सब को गुणा करने पे हमें 60 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे कलर, मुझे लगता है कि कलर बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। ये कलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि इन सब जो बाहर वाले हैं इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो बीच वाला नंबर है ये हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 6 7 42, 42 एकम 42, 42 दूना कितना हुआ, 84 हो जाता है। तो यहाँ पर 84 बीच में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 का गुणा 10 के साथ करो, 30 30 90, 90 एकम 90, तो यानी कि बीच में कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात की गई है। तो रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, तो ठीक है, रवि कहाँ चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो रवि को पूर्व दिशा में चला दो भाई, ठीक है, पूर्व दिशा में चला गया, ठीक है, चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो कितने किलोमीटर की दूरी इसने तय की है, 1 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। तो वह कितना डिग्री मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 45 डिग्री, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं यानी कि बाएं मुड़ता है, कितना डिग्री मुड़ता है, पूरा का पूरा 45 डिग्री, यानी कि ये तो 90 डिग्री मुड़ गया ना, लेकिन वो कितना मुड़ता है, सिर्फ 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन अभी कहाँ है, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी इस तरीके से मुड़ गया ये, ठीक है, मुड़ता है और फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर क्या करता है, यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से 90 डिग्री की बात करेंगे तो इस प्रकार से 90 डिग्री मुड़ेगा, ये बाएं मुड़ा ना, तो यानी कि इस दिशा में मुड़ रहा है ये। इस समय वह किस दिशा में है, यानी कि उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाती है, ये हो जाती है आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। तो हमारे पास जो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। अगर हम इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो सीरीज़ देखने को मिलेगी वो A B A
और BAB, ठीक है, ABA और BAB, ABA और BAB, ABA BAB, इस प्रकार की सीरीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है यहाँ पर ABA और BAB, ABA और BAB, ये सीरीज़ अब हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्पेस जहाँ पर खाली है वहाँ पर क्या है, A के बाद B है, फिर यहाँ पर B है, फिर यहाँ पर क्या है, A है, और अंत में क्या है, B है। तो ये कहाँ पे है, ये आपको जो है ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर A में जो है यही आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं ओर से 30वें स्थान पर है। तो यहाँ पर मनोज की बात की गई है दाएं ओर से, यानी कि इस साइड से दाएं ओर से देखेंगे, मनोज की बात करेंगे तो मनोज कौन से नंबर पे है, 30वें नंबर पे है मनोज, ठीक है। और किरण कहाँ पे है, बाएं ओर से 20वें, यानी कि लेफ्ट साइड से बाएं ओर से कौन से नंबर पे है, किरण, बाएं ओर से 20वें नंबर पे है। कहाँ से, बाएं ओर से, कौन, किरण है, ठीक है। फिर बोला है कि जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाएं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। यानी कि मनोज जब यहाँ पर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, दाएं ओर से 35वें, यानी कि ये जो है ये कहाँ पर है, दाएं ओर से 35वें स्थान पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो किरण की पुरानी स्थिति है, जहाँ पर किरण पहले थी, क्योंकि बाद में इन्होंने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो किरण की पुरानी स्थिति थी ये 35वें नंबर पे है। कहाँ से, दाएं साइड से 35वें नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी। अब यहाँ पर किरण नाम से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक किरण जो है एक महिला का नाम है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी महिलाओं का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि किरण किसी पुरुष का नाम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस किरण नाम से कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी व्यक्ति की बाएं से रैंक पता है कि बाएं से उसकी 20वीं रैंक है, और दाएं से भी रैंक पता है कि दाएं से उसकी 35वीं रैंक है। तो जब हमें बाएं से और दाएं से अगर उसकी रैंक पता है तो कुल कितने लोग हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो यानी कि 20 और 35 को जोड़ना है और उसमें से एक माइनस करना है। तो 20 और 35 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 55 हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, यानी 54। तो 54 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर आता है, कौन सा नंबर पे आता है, आर। अगर हम अल्फ़ाबेट्स में देखें तो आर आता है 18वें नंबर पे, ठीक है। ABCD में आर 18 पे आता है, O आता है 15 पे, B आता है 2 पे, U आता है 20 पे, S आता है 19 पे, सॉरी U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, और T आता है 20 पे, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Q आता है 17 पे, N 14, 1, 20, 18 और 19, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो किस प्रकार से है, ये सारे के सारे जो नंबर है इस नंबर से एक एक माइनस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक एक कम हो रहे हैं, एक माइनस हो रहे हैं। ये 18 है तो ये 17 है, ये 15 है तो ये 14 है, ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि एक एक घटाना है। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यानी कि Z से पहले आता है Y, X से पहले आता है W, ठीक है। C से पहले आता है C से पहले क्या आता है, B आता है, M से पहले L, और P से पहले क्या आता है, O आता है, ठीक है। तो YWBLO कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C पे। तो ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि पिंजरे में है, बतख है, खरगोश है, ठीक है। बतख के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 टांगे होते हैं, और कुल 28 क्या है, सिरों की संख्या 28 है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें बतख और खरगोशों की संख्या दोनों की चीज़ें निकालनी है ना। तो हम चलो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं, किसी एक का निकाल लेते हैं, बतख का निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें बतखों की, देखो एक शॉर्टकट ये है, बतखों की संख्या अगर हमें निकालना है, हम ये मानेंगे कि सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे खरगोश हैं,
ठीक है। अगर हमें बतख निकालना, ये ट्रिक है कि बतखों को, अगर हमें बतखों की संख्या निकालनी है तो हम मानेंगे सारे के सारे क्या हैं, खरगोश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिर कितने हैं, सिरों की संख्या 28 है ना, तो हम मानेंगे कि सारे के सारे क्या हैं, खरगोश हैं। तो 28 खरगोश हो जाएंगे। और एक खरगोश की टांग कितनी होती है, 4 टांग होती है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 28 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, 112 हो जाएगा। तो यानी कि 112 टांगे होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में टांगे कितने हैं, 72 टांगे। अब क्या करना, जो 112 आता है उसमें से हम 72 को माइनस कर देंगे। 72 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 0, 7 और 4, 11, यानी कि कितना मिला हमारे पास, 40 मिला। और लास्ट में जो हमारे पास इस प्रकार से माइनस करने के बाद आता है, इसका हमने क्या करना है, आधा करना है। इसका क्या करना है, हमने आधा करना है। और आधा करके बताइए 40 का आधा कितना हुआ, 20 हुआ। तो इसका मतलब हमें निकाल क्या रहे थे, हम बतख निकाल लेते ना, तो इसका मतलब बतखों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो बतख और खरगोश निकाल लेते ना, तो पहले नंबर पे बतख है, तो बतख में 20 कहाँ पे है, 20 यहाँ ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है हमारे पास एक सीरीज़ है, और अगर इस सीरीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। इसका अगर 15 और 20 का अंतर देखेंगे तो कितना है, आप कहेंगे 5 का अंतर है। 20 और 32 का अंतर कितने का है, 12 का है। 32 और 62 का कितने का है, 30 का है। 62 और 118 का, 118 में से 62 को माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करो 6, और ये 56 हो गया। ठीक है, 8 में से 8 माइनस करने पे 0, और 4 में से 1 माइनस करो 3, और ये हो गया 130। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर 5, 12, 30 ये किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 को हम 2 का स्क्वायर और 1 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 × 9 और 3 12। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 3 लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं। और 130 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना, 121। 121 और 9 क्या हो जाता है, 130 हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर देखो, हमने पहले क्या किया, एक नंबर का स्क्वायर किया। कोई एक नंबर है आगे से, उसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5, 7, 11। तो देखो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये सारे के सारे जिन संख्याओं का स्क्वायर किया जा रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं ये, अभाज्य संख्या। यानी कि 2 के बाद नेक्स्ट अभाज्य आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, अब 11 के बाद क्या आता है, 13 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 13 का स्क्वायर आना चाहिए। और उसमें क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या जोड़ा हमने, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, अब 9 के बाद क्या होना चाहिए, 11। क्योंकि ये जो जोड़ रहे हैं हम, ये क्या है, ये हैं विषम संख्याएँ। यानी कि 9 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है, 11 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169, और उसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 180 जोड़ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 248 में 180 जोड़ेंगे तो इकाई पे आगे 8 आ जाएगा। 8 और 4 12 को 2 1, और 2 और 2 4, 428। तो 428 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे 428 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का अंतर। अब देखो दो संख्याओं का योग बोला कितना है, 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योग यही होता है ना, दो संख्याओं का योग कितना है, 10 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना, 40 है। तो वर्गों का अंतर कहने का मतलब है x² प्लस y अंतर बोला है, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे। x² माइनस y² किसके बराबर है, ये जो है ये है 40 के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपने यहाँ पर बचपन में पढ़ा होगा x² माइनस y², ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई के बराबर होता है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अगर हम इसको x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं, x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पर x प्लस वाई से डिवाइड कर रहे हैं और x प्लस वाई का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, ठीक है। 10 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार कटेगा। ये देखो x प्लस वाई है और ये भी क्या है, x प्लस वाई है। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बचा और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 10 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं को यानी कि x और y को जोड़ के 10 आ रहा है और x और y का जो अंतर है वो 4 है। जब हमारे पास दो, हमें क्या निकालना है, दोनों में बड़ी संख्या निकालनी है, यानी बड़ी संख्या यानी कि x निकालना है, ठीक है। देखो जब हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है कि जब हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो 10 और 4 इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। 10 और 4 कितना हुआ, 14 हुआ, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 10 में से, यानी कि जो ये नंबर है 10 और ये 4 है ना, इन 10 में से 4 को माइनस करेंगे और उसका आधा कर देंगे। 10 में से 4 माइनस करो कितना हुआ, 6, 6 का आधा कितना हुआ, आप कहेंगे 3। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 7 होगी और छोटी संख्या 3 होगी। हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, हमें बड़ी संख्या पूछा गया ना, तो बड़ी संख्या कितनी बताई, अभी मैंने 7 बताई, ठीक है। तो बड़ी संख्या के लिए हम जोड़ते हैं, छोटी संख्या के लिए घटाते हैं और लास्ट में उसका आधा कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 है, एक खुले मैदान में राम उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। तो ठीक है, राम को चला दो भाई, 20 मीटर ऊपर को कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है ना, तो 20 मीटर ये चला गया, ठीक है। 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और अब बाएं मुड़ा दो इसको, बाएं मुड़ के कितना चलता है, ये 40 मीटर जो है चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से क्या किया इसने, बाएं मुड़ा ना और कितना मीटर चला, 50 मीटर चला ना, तो ये 20 ये हो गया और लगभग ये 50 मीटर यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 50 मीटर का मतलब ये कि 20 ये है तो यहाँ पे कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 50 मीटर नीचे को चला गया है, ठीक है। फिर क्या बोला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40 है, ठीक है। तो हमें दूरी पूछी गई है ना, तो ये कितना होगा, हमें ये पता है कि कभी भी एक तरफ अगर 3 हो, एक तरफ 4 हो तो एक दूसरी तीसरी तरफ क्या हो जाता है, आप कहेंगे 5 हो जाता है। ये किसने बोला था, पाइथागोरस ताऊ ने बोला था ना, पाइथागोरस ने यही तो बोला था, एक तरफ 3 है दूसरी तरफ 4 है तो तीसरी तरफ कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, पाइथागोरस। अब एक तरफ 30 है दूसरी तरफ 40 है तो तीसरी तरफ कितना होगा, 50 होगा ना। तो यही चीज़ एक तरफ 40 है दूसरी तरफ इस साइड को कितना है, 30 है, तो इधर को कितना हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 और 2 4 हो जाता है और 4 और 8 16 नहीं होता है, यानी कि 8 और 8 16 होता है ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 कितना हुआ, 4, यानी कि इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 का गुणा, 4 दूना कितना हुआ, 8 हुआ, 8 और 8 कितना हुआ, 16 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे, पहले वाले में 1 का, दूसरे वाले में 2 का और तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हुआ, 6 18, और 18 में कितना जोड़ने पे 36 आएगा, आप कहेंगे 18 जोड़ने पर, ठीक है। तो 18 और 18 हो जाता है आपका 36, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि राजा जो है रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राजा जो है रघु, यहाँ पर रघु की बात की गई है, रघु राजा जो है रघु से धीमे चलता है, तो यानी कि रघु जो है राजा से तेज चलता है, ठीक है, राजा धीमा हो गया रघु से। और
रघु गुरु जितना तेज चलता है, रघु जो है गुरु जितना तेज चलता है, यानी कि रघु और गुरु बराबर चलता है ना, तो गुरु यहाँ पे हो गया। ठीक है, तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, गुरु से तेज चलता है यानी कि रघु से भी तेज चलता है। कौन चलता है? कृष्णा की बात की गई है, कृष्णा, कृष्णा हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है? तो इन सब में सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज चलता है कृष्णा, थाला फॉर अ रीजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पर हमें भिन्न, कौन सा भिन्न है वो आपको ढूंढना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे भिन्न कौन सा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को देखेंगे तो एक दूसरे का जल प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका बिल्कुल जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। मैन की बात करेंगे, मैन का जो जल प्रतिबिंब है वो नीचे बनेगा। ठीक है, वैन की बात करेंगे तो इसका जल प्रतिबिंब आपको नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेट की बात करेंगे तो देखो टी का तो बन रहा है, ए का भी बन रहा है, लेकिन एस का जल प्रतिबिंब नहीं बना है। एस इस प्रकार से होता है और इसका जल प्रतिबिंब किस तरीके से होगा? इसका जल प्रतिबिंब इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर एस तो एस जैसा बन रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, ये औरों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन सोहन के दक्षिण की ओर है और ठीक है, चलो यहाँ पर हम पहले तो कलर चेंज करो। ठीक है, येलो कलर यानी थला फॉर अ रीज़न। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि मोहन सोहन के दक्षिण की ओर है। ठीक है, अरे ठीक है, मोहन कहाँ पे है? यहाँ पर मोहन की बात की गई है। मोहन सोहन के दक्षिण की ओर है, सोहन यहाँ पर होगा, सोहन के दक्षिण की ओर कौन है? मोहन है। ठीक है, और रोहन सोहन के पूर्व की ओर है, सोहन के पूर्व की ओर कौन है? रोहन है, तो रोहन यहाँ पर है। ठीक है, रोहन के संदर्भ में मोहन की, रोहन के संदर्भ में मोहन की दिशा कहाँ पे है? देखिए यहाँ से मोहन की दिशा की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? ये दिशा जो है दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात की गई है यहाँ पे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला में नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर कौन? ठीक है, हमें क्या करना है, जो वर्णमाला है उसमें क्या करना है, जो अभाज्य संख्या की स्थिति पे आता है उनको हमने हटाना है। तो फिर बताना है कि 11वें नंबर पे कौन होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब 14 हो गया, 15 16 17 18 और 19 और 20 कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं का हटाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अच्छा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक को कभी भी हम अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इनको छोड़ के अब काउंट करना हमने 11वें नंबर पे। तो 11वें नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें नंबर पे कौन है? 18 है। 11वें नंबर पे, ये 11वें नंबर पे। और आपको ये जानकारी है कि 18वें नंबर पे कौन आता है? आर आता है। तो अक्सर आर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये क्या होगा? आर जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो यहाँ पर ह्यूज को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है और हर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमें क्या निकालना है, उसी भाषा में रूड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ चेक करना है कि देखो यहाँ पर एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है। तो एच के लिए यहाँ पे क्या कोड है? 2 कोड है। यहाँ पर एच के लिए क्या कोड है? 2 कोड है। तो इसका मतलब हर लेटर के लिए कोई ना कोई एक निश्चित कोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें रूट का निकालना है। तो आर कहाँ पे? यहाँ पे आर कहाँ पे? आर यहाँ पे, ये देखो सेकंड नंबर पे ना, इधर से। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इसका मतलब आर के लिए क्या होगा? 4 होगा।
आर के बाद यू, यू के लिए क्या है यहाँ पर यू दूसरे नंबर पे ना, तो दूसरे नंबर पे 7 है, तो इसका मतलब यू के लिए 7 होगा। डी, डी के लिए क्या है, डी यहाँ पे है, डी के लिए क्या है 6 है, तो डी के लिए क्या होगा 6 होगा। ई, ई कहाँ पे आ रहा है सेकंड नंबर पे ना, तो सेकंड नंबर पे क्या है 5 है, तो इसका मतलब ई के लिए क्या होगा 5 होगा। 4 7 6 5, 4 7 6 5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम अपना पेन चेंज कर देंगे, ठीक है। सब्जी, भोजन तथा गोभी के लिए कौन सा सही व्यंजन आलेख होगा, ठीक है। सब्जी, भोजन और सब्जियां, भोजन और गोभी, ठीक है। हमें ये पता है कि सारी की सारी सब्जियां क्या होती हैं, भोजन में आती हैं, और सारे का सारा भोजन क्या होता है, अच्छा सॉरी, एक गोभी क्या होती है, गोभी एक सब्जी के अंतर्गत आता है, और सारी की सारी सब्जियां क्या होता है, भोजन के अंतर्गत आते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सर्कल के बाहर सर्कल, गोले के बाहर गोला, गोले के बाहर गोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, फिर भी यहाँ पर वाइट है, तो वाइट में तो जो है येलो कलर दिख नहीं पाता है, तो इसलिए यहाँ पर थाला फॉर अ रीजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है सन्निहित आकृति हमें देखना है कि भाई ये जो है कहाँ पर, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये फिगर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप इस फिगर की बात करेंगे तो यह कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ये देखो, ये आपको यहाँ पर इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। यही फिगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आप ये कहेंगे तो भाई ये भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो अगर आप इसके यहाँ पर इस एंगल को देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो रहा है, बहुत शार्प एंगल हो रहा है, बहुत छोटा सा और शार्प एंगल हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत छोटा एंगल हो रहा है और बहुत शार्प हो रहा है ना। तो इसलिए इन दोनों में अगर मुझे चुनने के लिए बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए को मैं प्राथमिकता दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम 164 में से 143 को माइनस करते हैं तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 21 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 21 माइनस करेंगे तो ये आएगा। उसी प्रकार अगर इसमें से हम 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पर रहा 1, यानी कि 190। क्या 190 ऑप्शन में है, निश्चित तौर पर 190 ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 190 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना था, इसमें 20 माइनस करो तो ये मिल रहा है, तो इसमें 20 माइनस करेंगे तो 190 हमें देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि प्रातः 8:30 पे जो है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, ये एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक जो है क्या बोलते हैं, एक फार्मूला वाला मेथड है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8:30 है ना, तो यानी कि घंटे की सुई कितने पे है, 8 पे है, और मिनट की सुई कितने पे है, 30 मिनट होने का मतलब मिनट की सुई कितने पे है, 6 पे, ठीक है। मिनट की सुई 6 पे है और घंटे की सुई कहाँ पे है, 8 पे। तो ये इस तरीके से होता ना, घंटे की सुई ऐसा 6 पे हो गई और मिनट की सुई कितने पे है, 8 पे ना, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो पहले ये देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 घंटे के दौरान, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे यानी 6 से 7, अगर 7 होता है यहाँ पे, 1 घंटे के दौरान जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये आप जानते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि 6 से 8, यानी कि यहाँ से 6 और 8 के बीच में कितने पोर्शंस हैं, 2 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना हुआ, 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप 60 लिखिए। लेकिन होता क्या है कि जब 8:30 हो रहा होता है तो घंटे की सुई एग्जैक्टली 8 पे नहीं होती है, 8 से थोड़ा सा आगे होती है, ठीक है। 8 से थोड़ा सा आगे होती है। अब कितने आगे होती है, यानी कि हमें क्या करना है, जो 60 डिग्री है ना, इसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब कितना ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना मिनट होता है मिनट का आधा कर दो। 30 है, 30 का आधा कितना हुआ, 15। तो 15 को जोड़ दो, ये कितना हुआ, 15 का
इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 75, तो 75 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब ये 15 क्यों जोड़ते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है जितना मिनट होगा मिनट का आधा करके हमने यहाँ पर जोड़ना है, तो इसलिए जो है 75 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2008 की बात की गई है और 15 मई 2008 की बात के मध्य दोनों दिनों को शामिल करते हुए कुल कितने दिन होंगे, यहाँ पर हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखो 26 जनवरी 2008 से जाना हमने। ठीक है, अब देखो, अब इसको करने का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग तरीका होता है, मेरा जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि जब हम 26 जनवरी से 26 फरवरी पे जाते हैं, 26 जनवरी से 26 फरवरी पे जाते हैं, तो पूरा एक महीने हम आगे जा रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कौन सा महीना ख़त्म हुआ है। महीना जनवरी ख़त्म हुआ है, तो इसलिए जनवरी में 31 दिन होते ना, तो यानी कि 26 जनवरी से 26 फरवरी जाने पे हमें कितने दिन देखने को मिले, 31 दिन देखने को मिले। फिर 26 फरवरी से 26 मार्च पे जाने पर कौन सा महीना ख़त्म हुआ, फरवरी ख़त्म हुआ, और फरवरी कितना हो जाएगा, 2008 लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, तो इसलिए यहाँ पर कितने दिन होंगे फरवरी के, 29 दिन। 26 फरवरी से 26 मार्च पे गए तो ये 29 दिन हो गए। ठीक है, अब हमें कहाँ से जाना है, मार्च के बाद फिर 26 मार्च से 26 अप्रैल तक जाए, 26 अप्रैल तक गए, 26 अप्रैल तक कितने दिन होंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्च ख़त्म हो रहा है, अगेन यहाँ पर 31 दिन होंगे। अप्रैल से मई पे गए, अब अच्छा यहाँ पे 26 अप्रैल हुआ, 26 अप्रैल से हमें 15 मई तक जाना है ना। अब देखो 26 अप्रैल है, अप्रैल ख़त्म होने के कितने दिन बचे, अप्रैल जाता है 30 का, तो 26 और 4 30, यानी कि 4 दिन और बचे। अब अप्रैल ख़त्म हो गया, और मई के कितने दिन बचे हैं, 15 दिन, 15 मई पे जाना ना हमने, 15 मई। ठीक है, ये 15 हो गया। क्योंकि इसमें दोनों दिनों को शामिल करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 26 जनवरी है ना, वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किए, तो इसलिए हम एक और ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक दिन और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हुआ, ये 29 हुआ और ये 31 हुआ, 29 और 31 कितना हुआ, 60, 60 30 90, 1 91 92, 92 और 4 कितना हुआ, 96, 96 और 5 101 और 10 111, तो टोटल कितना, इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास 111 आएगा। 111 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि 15 व्यक्तियों के समूह में 7 फ्रेंच तथा 8 अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, जबकि 3 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, 15 व्यक्ति हैं, तो 2 अलग अलग विषय हैं। क्या है 2 अलग अलग विषय, एक तो फ्रेंच हैं और दूसरे लोग क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या 7 है और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, 3 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते, तो भाई 15 में से 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, तो 3 घटा दो, यानी टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, तो यानी कि जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है ना, जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं उनकी संख्या है 12। अब कुछ लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 8 और 7 15, 15 हुआ ना। तो हमें क्या करना है, 15 में से इस 12 को माइनस करना है, बचे हमारे पास 3। तो इसका मतलब 3 कौन से लोग हैं जो दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 लोग क्या हैं जो दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने लोग फ्रेंच पढ़ते हैं और जितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं इन दोनों को जोड़ना है, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, जितने लोग दोनों चीज़ों को, सॉरी, जितने लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, यानी कि कितने लोग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ, 12 लोग पढ़ते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो 3 लोग कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो दोनों अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों विषयों को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विषम विकल्प को चुनना है। ठीक है, हम अगर यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो y के बाद आता है z। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये y यहाँ पे, y के बाद वाला z, यानी कि इस प्रकार से डायरेक्शन इसकी। q के बाद आता है r, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से। u के बाद आता है v, ठीक है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है। लेकिन b के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, b के बाद c आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन उल्टी है, a के बाद b इस प्रकार से। तो बाकी सभी में डायरेक्शन इस तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार से डायरेक्शन है, तो भिन्न हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इनमें से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो क्या बोला इसने कि कथन और वो है कुछ कागजात क्या है, कलम है। कुछ की बात की गई है तो कुछ का इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ क्या है, ये कागजात है, ये कागज है, क्या है, कलम है। कुछ कागज क्या है, कलम है। सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल क्या है, कलम है, तो सभी का इस प्रकार से आ जाता है। ये क्या है, पेंसिल, सभी पेंसिल क्या है, कलम है। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखो, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल। अब देखो क्योंकि सारे पेंसिल जो है कलम है तो यहाँ पर कुछ भी शामिल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ कलम पेंसिल बोला गया है, कुछ कलम पेंसिल है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही हो जाता है। कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम जो है कागजात है, क्योंकि ये कलम का है और ये कागजात है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, ब्ला ब्ला ब्ला। इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें लास्ट में जाना है। अरे कहाँ गया, ठीक है ये है। ठीक है, लास्ट में जाना है। तो कौन सा जीव बिल में निवास करता है, तो बिल में कौन निवास करता है, तो आप जानते हैं कि बिल में जो है सांप निवास करता है ना। तो सांप को क्या बोला गया है, सांप को बोला गया हाथी। तो बिल में कौन सा निवास करेगा, हम क्या लिखेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है ऑप्शन नंबर सी हाथी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है, इन सब का एलसीएम ले लो। चलो यही कर देते हैं, 75 हो गया, 80 हो गया, 135 हो गया, हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का एक तरीका क्या है, देखो कौन सी संख्या है, 5 का भाग सब में जा रहा है, 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, 15 का भाग 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 35 5 7 35। ठीक है, अब देखो कि किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग देते हैं, 3 पंजे 15, 3 का भाग 16 में नहीं जाता है और 3 का भाग 27 में जाता है, 3 नमा 27। ठीक है, अब अगर ये तीनों की तीनों संख्याएं को प्राइम आती हैं, यानी सह अभाज्य आती हैं, तो हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य मतलब होता है को प्राइम, को प्राइम यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं को प्राइम हो रही हैं। ठीक है, तो इसको कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दो। 16 अब इसको मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये सारे के सारी संख्याएं बची हुई हैं यहाँ पे, इन सब का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 5 पंजे 25। अच्छा 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब 16 को 4 गुणा 4 लिखने का कारण क्या है, ये होता है 5 पंजे 25, 25 चक्कू कितना हुआ, 100, 100 को 00 लिख दो। ठीक है, अब बाकी बचा कितना, 9, 9 चक्कू 36 और 36 तियाँ कितना हो जाता है, 36 दूना 72 और 36 तियाँ कितना हो जाता है, 108, 108। ठीक है, तो यानी कि ये इनका एलसीएम आया और क्या होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए ना, तो इसमें 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ेंगे तो 10803, 10803 कहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लुप्त संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक संख्या दिखी, क्या दिखी, 11 दिखी। यहाँ पर क्या दिखा, 22 दिखा। 11 का दुगना करोगे तो 22, 22 का दुगना करोगे तो 44 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 15 है यहाँ पे, 15 का दुगना करोगे तो 30 यहाँ पे मिलेगा, 30 का दुगना करोगे तो 60 यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार 18 का दुगना करोगे तो 36 यहाँ पे मिलेगा और 36 का दुगना करोगे तो 36 दूना 72 यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 72 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किताब बोला गया है, कलम बोला गया और पेंसिल बोला गया है। ठीक है, तो किताब, कलम और पेंसिल, ठीक है, कलम और पेंसिल भिन्न हो जाती है और किताबें भी भिन्न हो जाता है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीनों के तीनों भिन्न है ना, तो तीनों के तीनों जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर 22वां दिन यानी 22 तारीख को क्या है, सैटरडे, शनिवार है, सैटरडे है।
तो 13 तारीख को क्या होगा, ठीक है। अच्छा 7 माइनस करो, 22 में 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 22 में 7 माइनस करने पे मिलेगा 15। कहने का मतलब है कि 22 तारीख को अगर शनिवार है तो 15 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। तो अब 15 तारीख को शनिवार था, 14 तारीख को क्या होगा, 14 तारीख को होगा फ्राइडे, और 13 तारीख को क्या होगा, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बृहस्पतिवार लिखा हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। 7 माइनस किया, 7 माइनस करने पे हमें मिला 15, तो इसका मतलब 15 तारीख को क्या था, सैटरडे था। 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा, तो सैटरडे में 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार मिलेगा यानी थर्सडे मिलेगा। तो इस वजह से थर्सडे यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथन, ठीक है। तो पहला क्या कथन है, कुछ बॉक्स क्रेन है, तो कुछ की बात करेंगे हम, तो कुछ का इस प्रकार से करते हैं ना, ये क्या है, कुछ, ये क्या है, बॉक्स है, ठीक है। कुछ बॉक्स क्या है, कुछ बॉक्स क्रेन है, तो ये क्रेन हो गया, ये हो गया क्रेन। कुछ क्रेन पहाड़ियाँ हैं, कुछ क्रेन की बात की गई, कुछ क्रेन क्या है, पहाड़ी, ये पहाड़ी हो गया, ठीक है। सभी पहाड़ियाँ क्या है, खिड़कियाँ हैं, तो सभी पहाड़ी, तो सभी के लिए इस प्रकार से हो जाएगा, सभी पहाड़ी क्या है, खिड़की है, खिड़की इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ खिड़कियाँ बॉक्स हैं, कुछ खिड़कियाँ बॉक्स यहाँ पे और खिड़की यहाँ पे, यानी कि पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, कुछ खिड़कियाँ क्रेन है, खिड़की ये है और क्रेन ये है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुछ पहाड़ियाँ बॉक्स हैं, ये पहाड़ी ये है और बॉक्स कहाँ गया, बॉक्स ये है, तो यानी कि पहाड़ी और बॉक्स एक दूसरे से भिन्न है, तो यानी कि नहीं होगा। कुछ क्रेन खिड़कियाँ हैं, क्रेन ये है और खिड़की ये है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, 2 और 4, 2 और 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 11 और 12 का अनुपात बोला है, इनका गुणनफल इतना दिया हुआ है। देखो जब गुणनफल बोला जाता है तब हमें इन दोनों पे x लगाना आवश्यक है, ठीक है, x लगाना आवश्यक है। तो यानी कि एक संख्या हो जाती है 11x और दूसरी संख्या हो जाती है 12x, इनका गुणनफल, तो गुणनफल करो, 11 और 12 का गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल छोड़ो मत करो, 11x गुणा 12x ही लिखो, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करके किसके बराबर होना चाहिए, 4752 के बराबर, तो ये किसके बराबर है, 4752 के बराबर है। हम क्या यहाँ पर ये x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 11 है और ये 12 है, इसको क्या हम इसके अपॉन में, इसके यहाँ पर 11 और 12 को, इस 11 और 12 को क्या मैं यहाँ भेज सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x स्क्वायर बचा और 11 और 12 को मैं यहाँ मैंने भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर बचा, बाकी 11 और 12 को मैंने यहाँ भेज दिया। अब भाग दे दो भाई, 11 से भाग देंगे, 11 चौको 44, 3 35, 11 3 33, 2 22, 11 दूना 22, 12 से काटेंगे, 12 दूना 12 36, 12 चौको 48, 12 3 36, 4 3 7 72, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि x स्क्वायर का मान कितना आया, 36 आया। तो x का मान कितना होगा, x स्क्वायर अगर 36 है तो x का मान कितना होगा, आप कहेंगे 6 होगा, तो इसका मतलब x 6 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक 11 है एक 12 है, छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी संख्या है। x का मान 6 है तो 11x का मान कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 12 को मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कटना है इसने, तो क्या बोलते हैं, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने 15,000 रुपये जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए। यदि ब्याज जो है कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, और वो भी कैसा है, अर्धवार्षिक। तो देखिए जब अर्धवार्षिक की बात की जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेट का आधा कर देते हैं और टाइम का डबल कर देते हैं, ठीक है। रेट कितना है, यहाँ पे रेट है 10, हम क्या करेंगे, इसको काट के आधा कर देंगे, यानी कि 5%, 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ ना। और टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम कितना है, 1 वर्ष है, वर्ष के अंत में बोला गया ना, तो यानी कि 1 वर्ष की बात की गई है, हम क्या करेंगे, टाइम का डबल कर देंगे, ठीक है। टाइम का डबल कर दो, कितना हुआ, 2 साल। तो जहाँ पर रेट है 5% करना हमने, और यहाँ पर टाइम को हमें क्या करना है, टाइम को दुगना कर देना, 2 साल, ठीक है। बाकी काम वही करना जो हम करते आ रहे हैं, यानी कि 15,000 लो,
ठीक है। 15,000 का 5% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 5% वृद्धि का मतलब होता है 105%। 10% वृद्धि का मतलब होता है 110%। ठीक है। 15% वृद्धि का मतलब 115%। तो यहाँ पे 5% वृद्धि की बात की गई है तो 105%। तो क्या हम इसको 105/100 लिख सकते हैं? और इसको जो दूसरा वाला कितना है 100, क्योंकि ये 2 बार है ना, 2 साल का है तो इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 105/100 लिखेंगे। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लाई आप खुद करिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। बाकी एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, अगर आप डिजिट सम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 और 1 6 है, ये इसका डिजिट सम कितना है 6 है, इसका डिजिट सम कितना है, इसका भी 6 है, इसका डिजिट सम कितना है, इसका भी 6 है। ये कितना हुआ 6 6 36, 36 का कितना हो जाता है 9। डिजिट सम अगर आपने पढ़ा है तो 36 का डिजिट सम 9 होता है, और उसके बाद जो अल्टीमेटली इसका डिजिट सम होगा ये कितना होगा 9 होगा। तो वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पर इसका डिजिट सम 9 है कि नहीं है, यानी कि इनके अंकों का योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है। तो जब डिजिट सम की बात करते हैं तो हम अगर हमारे पास 6 और 3 यानी कि कभी 9 बनता है तो उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तो 6 और 3 कितना हुआ 9 हो, तो यानी कि डिजिट सम में ये 0 हो गया। ये 5, ये बचा 5 और ये कितना हुआ 1 6 और 7 कितना हुआ 13 हो गया। 13 का डिजिट सम करेंगे तो कितना हुआ 4। ठीक है। यहाँ तक 4 हो गए, 4 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हुआ 9 हुआ। तो यानी कि इसका डिजिट सम कितना है 9 है। तो यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिजिट सम वाला अगर आपने डिजिट सम नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा वो समझना। ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और 10% की छूट दे रहा है। देखिए 10% की छूट, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि अगर 10% का लाभ हो रहा है, लाभ मतलब होता है अगर 10% का लाभ हो रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं 110%। 10% की छूट हो रही है तो इसका हम क्या करेंगे 100 में से 10 माइनस करो यानी 90%। तो देखो यहाँ पे क्या बोला इसने 10% की छूट का मतलब होता है 90%, और 10% का लाभ का मतलब होता है 110%। ठीक है। तो जो ये अनुपात आता है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो छूट देने के बाद कितना बचा 90% बचा, जो लाभ होने के बाद कितना हुआ 110% हुआ। जो इन दोनों का अनुपात आता है ये बेसिकली सीपी और एमपी का अनुपात आता है। ठीक है। ये किसका अनुपात आता है? सीपी और एमपी का अनुपात आता है। अगर हम इसको अनुपात में निकालेंगे तो परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी ये कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा और नीचे 11 बचेगा। तो ऊपर 9 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 11 बचेगा। ठीक है। हमें क्या दिया है यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है, यानी कि एमपी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1100 दिया हुआ है। हमें सीपी निकालना है। अब एक चीज़ बताइए, 11 अगर 1100 के बराबर है तो 9 किसके बराबर है? 900 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर 11 का मान 1100 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9 and 00 हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की दोगुनी। 2 लोगों का नाम है यहाँ पे, एक तो मिस्टर अनिल हो गया, ठीक है, ए लिखो, छोड़ो फूका, ए, और दूसरा क्या भूपेंद्र यानी कि बी। 2 वर्ष पूर्व की बात की गई है तो हमें यहाँ पर -2 का मतलब है 2 वर्ष पहले की घटना की बात की गई है। क्या बोला इसने कि अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की दुगनी है। तो अनिल दुगना है किसके? भूपेंद्र का दुगना है। तो अनिल को 2 लिख दो और भूपेंद्र को 1 लिख दो। यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर होने का मतलब है ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर अगर अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना अनुपात है 2 है, ये 1 है ना, यानी कि बड़ा कितना है 1 अनुपात बड़ा है। अनुपात में तो 1 बड़ा है और सालों में कितने के बराबर 2। तो कह सकते हैं हम कि अनुपात का जो 1 है सालों में 2 के बराबर है। तो 1 का मतलब 2 है तो यहाँ कहीं भी 1 लिखा हुआ है। 1 का मान क्या होगा 2 साल, 2 का मान कितना हो जाएगा 4 साल, 1 का मान 2 तो 2 का मान कितना हो जाएगा 4 साल। यानी कि ये कौन है ए मतलब अनिल। अनिल कितने साल का है? 4 साल का। कब? 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले यानी 2023 में, अभी 2025 है ना, तो 2 साल पहले यानी ये 4 साल का था। तो वर्तमान में अनिल की वर्तमान में आयु कितनी होगी? अनिल अभी कितने साल का होगा? तो 4 में 2 जोड़ दो यानी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने एक व्यापार 4000 के साथ आरंभ किया, बी 4 महीने बाद जुड़ा। तो देखो यहाँ पर ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, ए ने कितने रुपए लगाए, स्टार्टिंग में ए आया और उसने सीधे 4000 रुपये लिखे। चलो 4000 की जगह मैं 4K लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और बी ने 4 महीने बाद 5000, बी आया 5K के साथ और कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, यहाँ पे बोला है ना 4 महीने बाद। ठीक है, 4 महीने बाद आया। ठीक है, और उसमें जुड़ गया 1 वर्ष बाद। अब देखो 1 वर्ष में हमें बताना है, क्योंकि बी जो है 4 महीने बाद आया। पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 4 महीने बाद आया, यानी कि बी ने कितने महीने तक काम किया, आप कहेंगे 8 महीने तक काम किया। और ए ने कितने महीने तक काम किया, पूरे के पूरे 12 महीने तक काम किया। यानी कि इनका जो लाभ में हिस्सेदारी होगी वो इसी के अनुपात में होगी ना। तो क्या हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो काटो इसको, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार। ये देखो ये के से के तो कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। तो हम ये कह सकते हैं ए और बी में जो विभाजन होगा, लाभ का विभाजन होगा, वो 6 और 5 के अनुपात में होगा। और यहाँ पर क्या बोला इसने, 1 वर्ष के बाद 22000 का, उनको जो मुनाफा हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो कितने का, 22000 का हो रहा है ना। तो इसको अगर जोड़ेंगे 6 और 5 11, तो 11, यानी इन दोनों को मिलकर 22000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि 6 और 5 11 जो है किसके बराबर है, 22K के बराबर है। 22000 को मैं 22K लिख देता हूँ। 11 का मान 22K, तो 1 का मान आप कहेंगे 2K। ए का मान कितना है, 2K है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी के हिस्से, बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा 5 का हिस्सा है। ए का मान 2K, तो 5 का मान आपके मन में आ रहा होगा 10K। तो बिल्कुल 10K, यानी कि 10 के बाद 3 जीरो। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा जलधारा की दिशा में 9 किलोमीटर, यानी कि नीचे को जब बह रही है जलधारा की दिशा में, यानी कि नीचे को उसमें बह रही है ना। ठीक है, तो कितने किलोमीटर की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, जलधारा। और विपरीत जब ऊपर को चढ़ेगी, ये सीमा जब ऊपर को चढ़ेगी तो उसकी स्पीड कितनी की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तैर सकती है। जलधारा की गति की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मिलती है कि नाव की स्पीड, और दूसरा मिलता है हमें जलधारा की स्पीड, धारा की स्पीड, यानी धारा की स्पीड मिलती है। ठीक है, धारा की स्पीड। देखो जब नीचे चलते हुए उसकी स्पीड 9 है और ऊपर चढ़ते हुए 5 है, हमें अगर नाव की स्पीड निकालनी है तो हम इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। 9 और 5 कितना हुआ, 14, 14 का आधा कितना हुआ, 7। अगर नाव की स्पीड पूछी जाती तो हमने लिखना था 7, लेकिन धारा की स्पीड पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करके उसका आधा कर देंगे। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4, 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 2 सेब। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक तरफ हम रुपए लिखेंगे, एक तरफ हम क्वांटिटी या कमोडिटी लिखेंगे। अब इसने क्या बोला है, 1 रुपये में 2 सेब की दर से खरीदा ना इसने, खरीदा क्या, 1 रुपये में 2 सेब इसने खरीदे। और बेचते हुए क्या किया इसने, 3 रुपये में कितने बेचे इसने, 5 बेचे। ठीक है, 1 रुपये के 2 सेब खरीदे और 3 रुपये के 5 सेब बेचे। अब देखो आपने क्या करना है, या तो आप रुपयों को बराबर करो या आप क्वांटिटी को बराबर करो। तो मैं यहाँ पर रुपये को बराबर करना आसान लग रहा है मुझे। कैसे, इसको मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये 3 हो गया। अब जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो भाई साहब इसको भी 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इसको मैं 6 लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, हटाओ इसको 3 लिख दो। अब देखो रुपया क्या हो चुका है, बराबर। जब बराबर रुपये, अब देखो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर क्वांटिटी बराबर होती तो सिंपल सा ये सीपी और ये एसपी हो जाता है।
ठीक है। क्वांटिटी अगर बराबर होती तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। लेकिन अगर रुपए को हम बराबर कर रहे हैं, रुपए हमने क्या किया, बराबर किया, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये उल्टा कर देंगे इसको। तो कहने का मतलब है 5 आ जाएगा सीपी में और 6 आ जाएगा एसपी में, 6 आ जाएगा एसपी में। ये कब होता है, एक्सचेंज कब होता है, जब रुपये बराबर हो। जब हम रुपये पे देख रहे हो यानी रुपये बराबर हो तो ये 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है अब देखो सीपी कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया सीपी, और एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि 5 अब इसको ये समझो 5 की चीज़ आप 6 में बेच रहे हैं, यानी कि लाभ कितने का हुआ, आपको 5 की चीज़ को 6 में बेचा यानी कि 1 का लाभ हुआ। कितने पे, 5 पे। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 का 100 में भाग दो, कितने बार जाएगा, 20 बार, यानी कि 20% की जो है 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी अगेन चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 का। यहाँ पर आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, 8 6 0 का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, गुणा, ये सिंपल सी जो गणित की भाषाएं हैं उनका प्रयोग करना आपने और लिख देना है। 125 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, बटे 100 कर दो। फिर क्या बोला इसने, प्लस है 480 का मतलब गुणा 75 बटे 100 करेंगे, बस यही है ना, बस काटो आप इसको। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100। काटो इसको 4 से, 4 दूना 8 और ये 215 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये 215 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 को 5 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूना 10 और यहाँ पर कितना बचा, 120 और 3 बार 36, 360। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5, ये हो गया, 7 और 6 13 को 3, 1 4 यहाँ पे 4 और ये कितना आया, 1435। 1435 कहाँ पे है, 1435 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली, दिल्ली क्यों बोलूँ, देहरादून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो सिंपल सी है कि ठीक है, इसमें क्या करेंगे 10% की वृद्धि। ठीक है, तो देखो इसको एक दो तरीके बताऊंगा। एक तो ये है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10% की, क्योंकि भुजा में वृद्धि हो रही ना। ठीक है, देखो एक वर्ग में ये भुजा बढ़ रही है, यानी कि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों साइड से बढ़ रहा है ना, दोनों तरफ, यानी लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो इसलिए लंबाई में 10% बढ़ रहा है और चौड़ाई में भी कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो यानी कि ए को भी हमने 10 लेना और बी को भी 10 लेना, तो 10 और 10 कितना हुआ, ये तो हो गया 20 प्लस 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100 बटे 100 कितना होता है, 100 बटे 100 कटेगा। अच्छा, कटने के बाद कई लोगों के माइंड में आ रहा है कि जीरो, अरे जीरो नहीं होता है, 1 होता है, क्योंकि कुछ बच्चों की आवाज़ आई थी मुझे कि भाई जीरो बल। ठीक है, तो ये 1 होगा, 20 और 1 कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो 21 जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या लेना है, 100 लेना है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, ये हमने 100 ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है, लंबाई कितने परसेंट बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 110% होता है कि नहीं होता है। तो 100 का हम क्या करेंगे, 110% करेंगे, यानी कि 110 बटे 100, क्योंकि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ेगी ना, तो यानी कि हमें कितने बार करना पड़ेगा, इसको 2 बार करना पड़ेगा, 110 बटे 100। ठीक है, 1 और 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 100 से ये 100 कटेगा, कितना बचेगा, 11 11 के 121। कहने का मतलब ये है कि जो 100 एरिया था वो कितना हो गया, अब 121 हो गया। 100 का मान अब 121 हुआ। तो बताओ भाई कितने प्रतिशत कितना बढ़ा, ये 100 से कितना बढ़ा, 21 बढ़ा ना, तो बस 21 जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किस गति से चले कि वह 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करे। 600 मीटर लंबी, हमें क्या निकालना है, गति निकालनी है ना। गति का यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 600 मीटर, समय कितना हुआ, अरे 600 अच्छे से लिख दो भाई, 600 हो गया। और समय कितना 5 मिनट है ना, क्योंकि मिनट है भाई, हमें तो पहले तो मीटर पर सेकंड में निकालना ना, तो 600 मीटर और 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 का गुणा करते हैं। 5 मिनट मतलब इतना सेकंड, ठीक है। अब क्योंकि इसको हमें क्या करना है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, याद करो, क्या करो, याद करो कितना 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ, 60 से 600 को काटेंगे 10 बार, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, ठीक है। तो ये 18 दूना 36/5 और 36/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 7 सही 5 7 35 और 1/5, 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 है ऑप्शन में, 7 सही 1/5 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए अकेले किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी अकेले 3 दिन में। भाई ए ने बोला कि भाई ए जो है 2 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 3 दिन में कर सकता है, और क्या बोला है, अगर वो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितना रुपये मिलता है उनको, 6000 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक है, ये डे हो गया। अब हमें क्या निकालनी, इनकी क्षमता निकालनी। आपको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं ना, यही पता है ना आपको। 6 एलसीएम हो गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, ठीक है। जब दोनों करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ए ने 3 काम किए, बी ने 2 काम किए, दोनों ने मिलकर कितने काम किए, 5 काम किए ना। और जब 5 काम करेंगे, 5 काम का कितना मिलेगा उनको, 6000 रुपये मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का मान 6000 के बराबर है, 5 का मान 6000 के बराबर है। तो ए का 20% निकालना ना, तो पहले तो ए का निकालो। तो 5 का मान अगर 6000 है तो ए कितना है, ए ने कितना काम किया, 3 काम किया। आप ये समझ लो कि भाई 6 बिल्डिंग बनानी है, 6 बिल्डिंग में, सॉरी कितने बिल्डिंग बनानी, 5 बिल्डिंग बनानी। 5 बिल्डिंग में 3 बिल्डिंग तो ए ने बनाई और 2 बिल्डिंग जो है बी ने बनाई। तो 5 बिल्डिंग का मान 6000 है, तो 3 बिल्डिंग का मान कितना हो जाएगा। 3 का मान निकालने के लिए हम क्या करें, 3 का गुणा करेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1200, 12 से कितना होता है 3600। तो यानी कि कितना मिला, किसको 3600 मिला, किसको ए को मिला। लेकिन हमें ए का 20% निकालना है। 36 का 20%, 3600 का 20% का मतलब होता है 1/5। 36 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 1/5 निकालेंगे तो ये हो जाता है 720, ठीक है। 720 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पर फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए और बी। अब यहाँ पर बोला है कि ए और बी जो है वो मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। और बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ये 40 दिनों में करते हैं। और इसके अलावा सी और ए अगर साथ में करें तो कितने दिनों में करते हैं, ये 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। पहला काम तो वही होगा कि इनका एलसीएम लेना, और एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम होगा, आप बोलेंगे 120 होगा। 30 का भाग 120 में कितनी बार, 4 बार जाएगा। 40 का 120 में 3 बार जाएगा। 60 का 120 में 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या निकालना है, तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी। अगर हम 4, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ए बी सी और सी ए को जोड़ रहे हैं। अगर ए बी सी और सी ए को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना मिलेगा ना। क्योंकि देखो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए देखो 2 बार है, बी भी जो है 2 बार है, और सी भी जो है 2 बार है। यानी कि तीनों की तीनों ए बी और सी जो है 2-2 बार है। तो यानी कि इनके कितना, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर ए बी सी का दुगुना जो है 9 के बराबर है, तो ए बी और सी किसके बराबर होगा, 9 का आधे के बराबर होगा कि नहीं होगा, 9 के आधे के बराबर होगा। हमें क्या निकालना,
उनका समय निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 9/2 से इसको डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है 9 यहाँ आएगा और क्योंकि अपॉन 2 है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब काटो, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 का 40 बार, तो ये कितना हुआ 40 दूना 80/3, 80/3, 3 का भाग 80 में देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 2 20, 3 6 18, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18 और यहाँ पर 26 पॉइंट सॉल्व करेंगे तो 26.66 आएगा ना। 26.66 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो मैंने बहुत बार जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैं ये कहता हूँ कि भाई जब यहाँ पर इस प्रकार का सिचुएशन हो, यानी कि ए बी और सी में मल्टीप्लाई में 2 इस प्रकार से नंबर हो, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लो। सिंपल सा 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे 12, 2 का भाग 12 में 6 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 का भाग 12 में 3 बार, तो यही जो है ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। 6 4 और 3, 6 4 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता है a/2 = b/3 = c/4 होता, तो ए बी सी का अनुपात सिंपल सा 2 3 और 4 के अनुपात में होता, यही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अगर अपॉन में होता तब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर इस प्रकार से मल्टीप्लाई में 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 3 का गुणा जो है बी के साथ हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13 और 11 का अनुपात है। यदि 12 लड़कियां और प्रवेश कर लेते, लड़कियां प्रवेश कर रही हैं, तब नया अनुपात क्या होगा? क्योंकि सिर्फ लड़कियां आ रही है ना, यानी कि बॉयज़ उतने हैं जितने पहले थे। बॉयज़ अगर 13 के अनुपात में थे तो अभी भी तो 13 के अनुपात में होंगे। तो देखो भाई 13 का भाग किस में जा रहा है? पहला तरीका तो ये है कि आप देखो 13 7 91, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे है, बाकी 13 का भाग इसमें नहीं जाता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का अनुपात 504 13 और 11 के अनुपात में है ना, तो 13 और 11 यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 24 किसके बराबर है? 504 के बराबर है, 504 के बराबर। अगर 24 जो है 504 के बराबर है तो पहले 1 का मान निकालो। 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 2 24, 12 दूना 24, 2 से इसको काटेंगे यानी कि 21। हम ये कह सकते हैं 1 का मान किसके बराबर है? 1 का मान है 21 के बराबर। अगर 1 का मान 21 है तो यहाँ पे 13 और 11 का अनुपात है ना, 13 और 11 का अनुपात है ना, तो 1 का मान 21, तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 का गुणा 21 के साथ करेंगे, 13 का गुणा करेंगे 21 के साथ, 13 कम 13, 1 13 दूना 26 और 1 27 यानी 273। तो यानी कि 13 का मान कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। और 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 का गुणा 21 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 231। तो यानी कि बॉयज़ है 273 और गर्ल्स है 231। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि बॉयज़ तो 273, ये पहला वाला बॉयज़ है ना, 273 तो बॉयज़ थे, और अब गर्ल्स कितने हैं? 233। पहले 231 थे, पहले 231 पहले थी, अब इसमें 12 और आगे ना, अब कितने हो गए? इसमें 12 जोड़ दो तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, और ये कितना होगा? 2। हमें क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों संख्या 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, तो यानी कि 91 और 81 का अनुपात होगा। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 कुर्सी एवं 3 मेज का मूल्य जो है इतना है। एक कुर्सी का मूल्य जो है मेज के मूल्य से इतना कम है। तो 2 मेज और 2 कुर्सियों का हमें मूल्य निकालना है। हमें ये पता है 5 कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल्य हम 3110 लिख सकते हैं। एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से इतना कम है, यानी कि कुर्सी कम है और मेज ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं मेज में अगर कुर्सी को माइनस किया जाए तो हमें कितना मिलेगा? 210 मिलेगा। 210 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, इसको 5k + 3m की जगह पे उल्टा लिख देते हैं। इसको 3m इधर, 5k इधर,
3m प्लस 5k जो है वो उल्टा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, मेज और कुर्सियों का मान निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, कुर्सी का मान निकालने किसी एक को निकाल देते हैं, एक को m को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 21 यहाँ 63, ये 6 3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने यहाँ पर साइन चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, साइन चेंज करना है, यानी कि ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये माइनस करा है। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितना 5 और 3 8 के का मान किसके बराबर होगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, 0 से 0 हुआ, 11 में से 3 घटाओ 8, यहाँ पे रहा 10, 10 में से 6 घटाओ 4 और यहाँ पे रहेगा 2, 24 80। यानी k का मान कितना हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। k का मान कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 यहाँ 24, 8 एकम 8 0, यानी कि कुर्सी का मान कितना होगा 310। तो एक कुर्सी का मान हो गया 310। तो एक कुर्सी का मान, 2 कुर्सी बोला ना, एक कुर्सी का मान 310, तो 2 कुर्सी का मान 620। तो 2 कुर्सी का मान कितना हुआ, 620 हो गया। अब यहाँ पर इसने बोला है कि एक कुर्सी का मूल्य जो है मेज के मूल्य से इतना ज़्यादा है, यानी मेज का मूल्य 310 में 210 जोड़ना है, 310 जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो ये हुआ 2 और 5 520, यानी एक मेज का मूल्य कितना हुआ, मेज का मूल्य जो है, मेज का मूल्य कितना हुआ 520। अगर एक मेज का मूल्य 520 है तो 2 का कितना हो जाएगा 1040, तो ये हो जाएगा 1040 हो जाएगा। तो 2 मेज का कितना हो जाएगा 1040 और 2 कुर्सियों का 620। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 1660। तो 1660 हो जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति 500 में चाय की टेबल, अच्छा चाय की एक मेज, अच्छा 500 रुपये में मेज भी खरीदता है और एक कुर्सी भी खरीदता है। मेज को वह 10% की हानि पर, मेज को कितने पे 10% की हानि पर बेच देता है और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, पूरे लेन देन में वो 10 रुपये कमाता है। ठीक है, पूरे लेन देन में वो क्या करता है, 10 रुपये का उसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 10 रुपये का अगर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो एक सेकंड, ठीक है, 10 रुपये का अगर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है तो देखिए पहले आप ये देखिए कि जो 10 रुपये है ये पूरे लाभ मतलब 500 रुपये का कितना परसेंट है। 500 रुपये का उसने खर्चा किया था ना और 10 रुपये को उसका कमाया, तो पहले देखो कि कितना परसेंट का लाभ हुआ उसको 10 रुपये का लाभ हुआ कितने पे 500 पे। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे 2%। हम ये कह सकते हैं कि उसका जो लाभ है, लाभ कितना परसेंट के बराबर है 2% के बराबर है। लाभ जो है उसको कितने परसेंट का हुआ 2% का उसको लाभ होता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो एलिगेशन वाला अगर मेथड पढ़ा है आप लोगों ने तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक तरफ मेज है दूसरी तरफ क्या है कुर्सी है। ठीक है, मेज को कितने परसेंट 10% की हानि पे, क्या हम इसको 10% की हानि को -10 लिख सकते हैं और कुर्सी को कितना 10% के लाभ पे यानी कि +10 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और जो टोटल ओवरऑल उसको लाभ हुआ है वो 2% का लाभ हुआ, तो यानी कि 2 यहाँ पे लिखेंगे। जब हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उससे इसको माइनस करते हैं और यहाँ लिखते हैं। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब जो इससे छोटी संख्या होती है उसमें यानी कि इसमें छोटी को माइनस करके यहाँ लिखना है, यानी 2 में से 10 को माइनस करना। कहने का मतलब है 2 माइनस क्या करेंगे -10 करेंगे ना, क्योंकि ये -10 है, 10% का हानि है। ठीक है, जब माइनस माइनस का आपने बचपन से सुना होगा, माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 10। ठीक है, तो 2 और 10 कितना हुआ 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 8 और 12 का अनुपात निकाले, 4 दूना 8 और 4 3 12, 2 और 3 का अनुपात आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 500 रुपये है इसमें 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड करो, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, 2 और 3 होता है 5, 5 बराबर 500, तो 1 बराबर 100, तो 2 बराबर 200 और 3 बराबर 300। तो कहने का मतलब है M फॉर मेज कितने की है 200 की है, मेज कितने की है 200 की है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी के लिए क्या था के फॉर कुर्सी, तो कुर्सी का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना, 300 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कुर्सी का पूछा गया, मेज का पूछा जाता तो फिर 200 हमारा आंसर होना था। ठीक है, चलिए
48 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया, पूरक कोण। पूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब ये होता है दो अगर एंगल हैं उनका योग कितना होना चाहिए, उनका योग होना चाहिए 90 डिग्री। दो एंगल का अगर योग 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं ये कहूँ एक एंगल है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो इसमें कितना जोड़ के 90 हुआ, आप कहेंगे 60, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60। इसी तरीके से अगर मैं 10 का बोलूँगा, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, आप कहेंगे 80। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे कितना है, इसको कैसे पढ़ते हैं, 72 डिग्री और 40 मिनट। डिग्री के भी छोटे भाग होते हैं ना, अगर सपोज 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसके छोटे छोटे भागों को किस में काउंट करते हैं, मिनट में काउंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिनट यानी कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो यानी कि अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि देखो ये 40 मिनट हुआ, हमें कितने तक पहुँचना, 60 मिनट तक। अब कितने मिनट बचे यहाँ पे, 20 मिनट। 40 से 60 पे पहुंचने के लिए 20 मिनट हो गए ना, तो ये हो गया 20 मिनट। ठीक है, तो यानी कि ये 72 और ये कितना हो गया, 72 और 1 73 हो गया ना, 40 और 20 को मिला के कितना 1 हो गया, तो 72 और 1 73 हो गया। अब हमें 73 से कहाँ तक पहुंचना, 90 पे पहुंचना ना, तो 73 और 7 कितना हुआ, 73 और 7 कितना हुआ, 80 हो गया। 80 और 10 कितना हुआ, 90। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कितना आया, 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 17 20। 17 20 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चार कारखाने में, ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये फिगर आना चाहिए था, यहाँ पे किसी कारणवश जो है यहाँ पर फिगर नहीं आ पाया है। तो आप इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, आपके पास जो डेटा है, डेटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा में क्या है कि यहाँ पर 4 कारखाने दे रखे हैं। ठीक है, एक है 2008 का और एक 2009 का। तो एक है 2008 के कारखाने और दूसरे जो कारखाने हैं कितने के हैं, 2009 के कारखाने। ठीक है, तो पहले वाले में इस प्रकार से दिया है, ठीक है, ये 60 है और ये 70 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, ये 60 का है, ये 70 है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ये इस प्रकार से 45 है और कितना 60 है, 45 और यहाँ पर 60 है, ये 45 है और ये 60 है। नेक्स्ट वाले में कितना है, 70 और 90, ये है 70 और ये है 90, 70 और ये कितना है 90 है। और अंत में क्या है, 50 और 55 है, 50 और ये कितना है 55 है। ठीक है, 50 और ये कितना है 55 है। ठीक है, अब फिगर थोड़ा छोटे मोटे बन सकते हैं। और पहला वाला जो इसमें पहला वाला 2008 का है और दूसरा वाला क्या है, यानी कि ये 2008 का है, ये 2009 का है। 8 और 9, 2008 2009, 2008 और 2009। तो क्या बोला इसमें, इसको हटा दो। ठीक है, 2008 और 2009। तो क्या बोला इसने कि किस कारखाने का वर्ष 2008 से 2009 तक सीमेंट के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि किस में थी, क्योंकि ये 60 से 70 हो रहा है, यानी बढ़ा कितना, 60 से 70, 10 बढ़ा कितने पे, 60 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 सही 16 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, ये देखो 45 से 60 यानी कि कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, कितने पे, 45 पे बढ़ा। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 15 से 45 को काटेंगे, 15 ત્યાં 45, 3 से 100 को काटेंगे तो ये लगभग 33 दशमलव समथिंग, ये देखो 16 दशमलव कुछ, ये 33.33। 70 से 90 यानी कि कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, कितने पे, 70 पे बढ़ा ना, 70 पे इंटू 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 28 दशमलव कुछ। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 दशमलव समथिंग आएगा। 50 से 55 हुआ, यानी बढ़ा कितना, 5 बढ़ा, कितने पे, 50 पे, यानी कि नीचे 50 लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 0 से 5 से 50 को काटेंगे 10 बार, यानी कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये कौन सा था, तो ये कौन सा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये अंत में डी है। तो कहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हो रही है, सर्वाधिक वृद्धि हो रही है यहाँ पे, यानी कि बी पे। तो बी जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, इसका
समानांतर चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला सिंपल सा क्या करो आप, n का गुणा, इसको मैं येलो में क्यों कर रहा हूँ, देखो फार्मूला को तो यहाँ पे लिखें, n का गुणा करना है n+1 के साथ और n² - 1 के साथ गुणा करके और इसको डिवाइड करो 8 से। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका, क्योंकि n, अच्छा यहाँ पर n क्या है, तो पहले तो n का निर्धारण करेंगे कि n क्या है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। यहाँ यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं आपको, इस कोनों पे 3 त्रिभुज। ठीक है, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब n का मान कितना है, 3 है। तो 3 को रख के देखो भाई, 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 और 1 4 रखेंगे और ये कितना हुआ n, यानी कि 3 3 3 9 और में से 1 माइनस करो, कितना हुआ 8, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 8 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये n+1 नहीं होता है, n+2 होता है। मैंने गलती से n+1 लिख दिया, n+2 होता है। ठीक है, तो ये 2 3 3 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 से 8 कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 था। ठीक है, ये होना था 5, तो 5 3 कितना हुआ 15 हुआ। ठीक है, तो 15 जो है, यानी कि इसमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। तो 15 इस प्रश्न का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए भी आ जाता है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, एक जो है चीज़ें आपने याद करनी है। याद क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 हो, जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 थे ना, अगर कभी 1 हो या 2 हो, 3 4 5 और 6, अब इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा कभी एग्जाम में। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए मैं शॉर्ट वो बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आसान हो जाता है। यानी कि अगर त्रिभुजों की यहाँ पे 1 है तो त्रिभुजों की संख्या 1 बनेगी, अगर 2 है तो त्रिभुजों की संख्या 5 बनेगी, अगर 3 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है, 13 बनती है, अगर 4 के केस में कितनी बनेगी, 27 बनती है, 5 के केस में कितनी बनती है, 48 बनती है, और 6 के केस में कितनी बनती है, 68 यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर त्रिभुजों के पूछा जाए, अब यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3 है ना, तो 3 के केस में कितने त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर 13 यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।